गुड इवनिंग एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप लोग के? पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है? संडे को 12 बजे से आप लोग का मैथ का टेस्ट है। 25 क्वेश्चंस होंगे एंड 1 आवर आपको टाइम दिया जाएगा। टेस्ट आपका ऐप पर होगा, MCQ होगा, +4 -1 होगा। अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, रॉन्ग कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। एंड वी होप कि आप चीटिंग ना करेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी वी वर रिवाइजिंग, डू यू हैव एनी डाउट? किसको? ये डिराइव करने के लिए हीटिंग कॉइल बनाना। हीटिंग कॉइल बनाने के लिए एक ही चीज ध्यान रखना है आपको कि आप अलॉय यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हीटिंग के लिए रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और रेसिस्टेंस ज्यादा एलॉय का होता है। आप हीटिंग पे काम करा रहे हैं मतलब I²RT पे काम करा रहे हैं। करंट ज्यादा देंगे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। रेसिस्टेंस ज्यादा देंगे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। टाइम ज्यादा देंगे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। टाइम डेफिनेटली आप बढ़ाएंगे, करंट तो जो है सो है ही। रेसिस्टेंस अगर आप बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली हीट ज्यादा होगा। और यही एक फैक्टर है जिसका ध्यान आपको रखना होता है। एनीथिंग एल्स? वाह जी वाह। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिज्म में पढ़ना है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि जब कभी अब नहीं समझ में आएगा तो इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन, क्योंकि पढ़ना अभी नहीं, आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। जस्ट हम लोग जब स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर बेसिक्स ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था जो बताया कि व्हेनेवर देयर इज इलेक्ट्रिक करंट देयर इज मैग्नेटिज्म। अगर इससे करंट इससे अगर करंट फ्लो करा रहे हैं आप तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सपोज ये एक वायर है, इससे अगर आप करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सवाल है कि इसका डायरेक्शन किधर हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरीके से करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखता है। तो अब ये डायरेक्शन, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, या तो आप इसका डायरेक्शन इधर दिखाओ या फिर इसका डायरेक्शन आप इधर दिखाओ। तो अब रेड वाला सही है कि येलो वाला सही है? ये बात हमें बताया मैक्सवेल ने, और मैक्सवेल ने कहा कि अपना दाहिना हाथ लीजिए, दिस इज योर राइट हैंड, एंड टेक द डायरेक्शन ऑफ थंब एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द मूवमेंट ऑफ रेस्ट फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप अंगूठे को इस तरीके से अरेंज करते हैं, राइट हैंड के अंगूठे को, और अगर आप मानते हैं राइट हैंड के अंगूठे को डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ, तो जिधर उंगली बाकी का फिंगर्स आपका मूव करेगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब अगर आप ऐसे अंगूठा को रखें तो आपका हाथ इस तरफ नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर है तो ये इधर की तरफ जा रहा है, मतलब रेड वाला सही हो गया, येलो वाला गलत हो गया। यही है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ यू हैव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में? अरे यार तुमको समझाया ही नहीं जा रहा था, वेट करो नेक्स्ट चैप्टर का। पूछा कौन था? अमरनाथ, प्रिंस, कौन था? हाँ तो बताइए, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, आएगा समझ में। पहले मैग्नेटिज्म तो पढ़ लीजिए, फिर डायरेक्शन समझ में आएगा। मैं एक चीज और भी बोल रहा हूं आपको, आप आगे का पढ़ाई कर सकते हैं, आगे का चैप्टर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन इस हड़बड़ी में मत रहिए कि हमको एक महीने में 5 चैप्टर खत्म कर देना है। रेदर देन इस चीज के साथ रहिए कि एक चैप्टर को 5 बार खत्म करना है। मतलब ये कई बच्चे ये गलती करते हैं कि क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है और वो घर में मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, या घर में लाइट पढ़ रहे हैं, या यूट्यूब पे ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई वहां भी हो रही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या है ना कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जब नवंबर में आप बैठेंगे या दिसंबर में बैठेंगे तो किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कभी इस हड़बड़ी में मत रहिए कि सर इलेक्ट्रिसिटी तो हो ही गया, चलिए अब मैग्नेटिज्म पढ़ाते हैं, चलिए सर मैग्नेटिज्म खत्म करो, अब सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाओ। नो, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी का सारा कुछ क्लियर है या नहीं ये मैटर करता है। इलेक्ट्रिसिटी में बोर्ड में जितना सवाल आया है अब आप लोग देखना शुरू कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए और देखिए कि 2019 में इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्वेश्चन आया था। नहीं बनता है तो पूछिए, डेफिनेटली बनेगा।
एनटीएससी का सवाल उठाइए, एटलीस्ट स्टेज 1 तो जरूर उठाइए और देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। मैं खुद करवाऊंगा, न्यूमेरिकल का शीट में बना रहा हूं तो मैं दूंगा आपको एनटीएससी का सवाल, मैं बताऊंगा भी कि किस साल आया है, किस स्टेट में आया है, लेकिन आप भी ऐसे करो। अब जिस दिन आपको लगा कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी का सारा क्वेश्चन मेरे से बन रहा है, एनटीएससी वाला सारा क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड का सारा सॉल्व हो रहा है, तब आप उस स्टेट में हो कि आप चैप्टर 2 शुरू करो। ठीक है, तो बहुत कम चैप्टर आपके पास है, बहुत टाइम आपके पास है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जंप मत कीजिए कि अभी एक चैप्टर चल रहा है और दूसरे पे आ गए। अब डाउट है अगर तो आप पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझ में तभी आएगा जब उसके आगे और पीछे का चीजें क्लियर हो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं जानते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने का कोई मतलब नहीं बनता है, और नहीं जानते ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। मैं जब शुरू करूंगा तो मैग्नेट के बेसिक में ही, जो कि आपको 7th में पढ़ लेना है, फिर भी मैं 10th में आपको फिर से पूरा पढ़ाऊंगा, तो वो बड़ा इशू नहीं है। बढ़े आगे। आगे कोई बच्चा मेरे को व्हाट्सएप किया था कि सर किलोवाट मेगावाट ये वाला क्या होता है बता दीजिएगा। आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है, और फिर आपको बताया गया कि इसी का कुछ यूनिट मेगावाट भी होता है। ये ऐसा ही नहीं है लेकिन है, या किलोवाट होता है। एक्चुअली ये रिलेशनशिप है कि 1 किलोवाट में जो होगा वो 10⁻³ वॉट होगा, या 1 मेगावाट अगर है तो उसमें 10⁻6 वॉट होगा। तो ये सब डिफरेंट यूनिट्स हैं, और डिफरेंट यूनिट्स का डिफरेंट रिलेशनशिप है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो आप बोलते हैं ना 10⁻³ ग्राम। वैसे ही ये है, किलोवाट होगा या किलो जूल होगा, मेगावाट होगा या मेगा जूल होगा, तो इस तरीके से आप करते हैं। एम्पियर भी हो सकता है, 1 किलो एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होगा, 1 मेगा एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होगा, इस तरीके से। So as I remember last day I had done with superconductors, am I right? So now you have very important topic, the law given by Mr. George Simon Ohm, the scientist from Germany. He was the first scientist who established the relationship between potential difference and electric current. Before this law, potential difference and electric current was taken individually, but after this law we know that there is a relationship between electric current and potential difference, and that rule is very important, that law is very important, because this rule gave us idea that if you want to increase electric current, we need to increase potential difference, or if you want to decrease electric current, you have to decrease potential difference. So according to Ohm's law, Ohm told that I directional to V at constant temperature, that words are very important, because if you have no idea about the keeping the constant temperature, the law will be definitely wrong. So I directional to V, and you can write it V directional to I, and V is equal to, if you right now, till now you all are aware that if you have to convert directly proportional into is equal to, you need to take a constant term, and here in Ohm's law, Ohm took resistance as constant, so we are writing here resistance. So according to Ohm's law, at constant temperature, electric current is equal to potential difference. This is a statement of Ohm's law. I had told you earlier that this topic is very important, because he established the relationship between electric current and potential difference. He was the first person to do that. However, we knew about resistance. We had idea that resistance is equal to V by I. So it was very simple. It's a childish act. Everyone can do. If you know R is equal to V by I, you can cross multiply and you can write V is equal to IR. So Ohm was not a great scientist. Am I right? हम गलत हैं कैसे? तो अच्छा, और कुछ? सो क्या है ना कि ओम्स लॉ में, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ओम ने रिलेशनशिप बताया V और I में,
और मैं जो बोल रहा था कि ओम ग्रेट नहीं था वो कंप्लीटली रॉन्ग है, और आप सब सही बता रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR ये किया जा सकता था, बट दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट. ओम प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली. हाउ ओम प्रूव्ड इट प्रैक्टिकली? यू ऑल नो दैट Ohm arranged a circuit and he took ammeter and voltmeter, he took reading of that, and whenever the reading was compared, there was a result that resistance is constant every time. आप ऐसे लिस्ट बना लीजिए, ये टेबल है, ये V है, ये I है, ये R है जो V by I है. सपोज क्या ये 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 5 वोल्ट अगर इसका वैल्यू आ रहा है और अगर ये 2 एम्पियर आ रहा है, तो ये देखा गया कि इसका रेशियो निकाला जाएगा तो 2.5 होगा. अब दूसरी बार अगर ये 10 आ रहा है तो ये अपने आप 4 हो जाता है, फिर से 2.5 आ गया. तीसरी बार अगर ये 2.5 है ये अपने आप 1.5 हो गया, फिर से 2.5 आ गया. आपको बताया गया था ना ये बात कि रीडिंग चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज होते रहता है. लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो जाता है, और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करते हैं करंट भी हाफ हो जाता है. इसका क्या मतलब है? V डायरेक्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है ना कि अगर आप इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको हाफ करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा. इसका साफ मतलब है कि रेसिस्टेंस हर टाइम में कांस्टेंट है, और यही तो ओम्स लॉ है. तो ओम ने इसे प्रूव किया एक्सपेरिमेंटली, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है. फर्स्ट रेसिस्टेंस इज डायरेक्शनल टू लेंथ, सेकंड रेसिस्टेंस इज डायरेक्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड रेसिस्टेंस डायरेक्शनल टू टेम्परेचर, एंड फोर्थ रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. सो लेंथ यू आर नॉट सपोज टू चेंज, एरिया यू आर नॉट सपोज टू चेंज, नेचर ऑफ मटेरियल यू आर नॉट सपोज टू चेंज, बट टेम्परेचर इज अ वेरी नेचुरल थिंग. राइट नाउ द टेम्परेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द टेम्परेचर वाज एट मॉर्निंग. तो हर दिन हर टाइम पे सुबह कुछ और टेम्परेचर होता है, दोपहर में कुछ और होता है, रात में कुछ और होता है, तो टेम्परेचर चेंज होते रहता है. अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और अगर रेसिस्टेंस चेंज हो गया तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा. सो टू कीप रेसिस्टेंस कांस्टेंट वी नीड टू कीप टेम्परेचर कांस्टेंट. तो एक्चुअली रेसिस्टेंस है वेरिएबल टर्म. ओम ने रेसिस्टेंस को कांस्टेंट लिया था, ये अपने आप में थोड़ा कंट्राडिक्टरी है, लेकिन ऑप्शन ये मतलब अगर आप कह देते हैं कि रेसिस्टेंस लेके उसने गलती करी तो फिर सही क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं. अब तक ऐसा कोई और टर्म नहीं है जो आर को रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये रिलेशनशिप उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं. करंट अगर घट रहा है या करंट अगर बढ़ रहा है तो उसमें रेसिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. तो इस वजह से रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, और रेसिस्टेंस चेंज हुआ तो ओम्स लॉ गलत हो जाएगा. क्लियर? ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर ओम्स लॉ था. अब इसका अगर ग्राफ स्केच करना हो तो अगर ये V है, अगर ये I है, अगर ये X है, अगर ये Y है, अगर ये ओरिजिन है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा. स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों आया? क्योंकि VI, VI, VI 3 अलग अलग वैल्यू था, 5, 2, 10, 4, 15, 6 अलग अलग वैल्यू पे जब ज्वाइन कराए तो हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है. क्लास 9th में चैप्टर 1 में भी आपको बताया गया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है. मींस कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ डायरेक्टली ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब एक को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, पानी दीजिएगा, और अगर एक को घटाया जा रहा है तो दूसरा भी घटेगा. सो दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट गिवन बाय मिस्टर जॉर्ज साइमन ओम. अब कुछ ऐसे रेसिस्टर्स हैं, कुछ ऐसे बॉडीज हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जैसे जितने भी मेटल्स हैं वो सब ओबे करते हैं,
लेकिन जो भी कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें आप ओमिक रेसिस्टर्स कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको आप नॉन ओमिक रेसिस्टर कहते हैं। जैसे आपके जो डायोड हो गए, ट्रायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, ये सब वो मटेरियल्स हैं जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, जिनके बारे में आपको क्लास 12th में बताया जाएगा, तो इनको हम लोग नॉन ओमिक रेसिस्टर्स कहते हैं। तो यही सारा कुछ था अरे ओम्स लॉ के बारे में, और ओम जो है वो ये रिलेशनशिप बताया था। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि आप जब कभी ओम्स लॉ पढ़ते हैं ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, दूसरा ये आपको बता रहा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। अगर आप V = IR लिखते हैं तो आप I = V/R तो लिख ही सकते हैं, यानी I डायरेक्शनल टू V हो गया और I इनवर्सल टू R आ गया। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ करेंगे इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो जाएगा, अगर आप रेसिस्टेंस को डबल करें इलेक्ट्रिक करंट हाफ हो जाएगा, रेसिस्टेंस को हाफ करें इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगा। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये सब कॉन्सेप्ट वाली बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर हम इतना कुछ बोल रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो रात के 12:30 बजे जब घर में सब लोग सो जाएं, क्या करना है जी? फ्रीज खोलना है और फ्रीजर में जो ठंडा पानी रखा हुआ है वो लेना है, और इसको क्या बोलते हैं जानते हैं ना आप लोग? ये, हाँ जी, चुल्लू में पानी लेना है और पूरा नाक अच्छे से डुबाना है, ठीक है? आप बहुत अच्छा फील करेंगे। और ऐसा कब करना है? जब अगर अभी भी आपको नहीं पता है कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो कितने लोग ये काम करने वाले हैं? आयुष करने वाले हैं? सबको पता है ना? हाँ, करके देखिएगा। एक्चुअली चुल्लू भर पानी में नाक डुबाना है, चुल्लू भर पानी में मरना नहीं है, और मौत वैसे भी नहीं होगी, और आप मरेंगे तो हम जिंदा रह के क्या करेंगे? मरना नहीं है, नाक डुबाना है, आप अच्छा फील करेंगे। प्रीवियस बैचेस में मैंने जिन को ये बात बोला है कि अगर आपका बेसिक 3 बार 4 बार बताने के बाद भी अभी भी नहीं पता रेसिस्टेंस क्या होता है, तो वो जब नाक डुबाए तो उनको सही में अंदर से फील हुआ कि यार हम तो बहुत गलत कर रहे हैं, मेरे को पढ़ना चाहिए, और फिर वो नोट्स रिवाइज करना शुरू कर दिए। तो मेरे हिसाब से आप भी ऐसा करेंगे, और करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रेसिस्टेंस आपको क्यों मैं बोल रहा हूं कि पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ये लाइन लिख रहा हूं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सल टू रेसिस्टेंस, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सल टू रेसिस्टेंस। तो अब यहां पर डेफिनेशन आपको याद आना चाहिए। सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि क्यों है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेसिस्टेंस के डेफिनेशन में ही आपको बताया गया था कि रेसिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट को खाता हो, जो करंट को रोकता हो, तो डेफिनेटली अगर ये ईटिंग अप प्रॉपर्टी ज्यादा हो, करंट को वो अगर ज्यादा खाए, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? नहीं कम होगा। और अगर ये कम खाता हो, अगर ये इसका प्रॉपर्टी कम हो, रेसिस्टेंस कम हो किसी बॉडी का, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यही तो बताया जा रहा है। अब यहां से एक नया रिलेशन आप लोग निकालते हैं, क्योंकि आप तो खुद साइंटिस्ट हैं, तो आप बोलते हैं कि I इनवर्सल टू, सर बताए थे रेसिस्टेंस, इसका मतलब रेसिस्टेंस इनवर्सल टू I होगा। इज दिस करेक्ट? ये गलती कभी भी मत कीजिएगा। यह सवाल पूछा जा सकता है कि इफ करंट इज बीइंग डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेसिस्टेंस? तो आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली, देयर इज नो चेंज बिकॉज this relation is not valid. Resistance depends on only 4 factors. First, length of the conductor, second, area of the cross section, third, temperature, and fourth, nature of material. करंट तो कभी आपको नहीं बताया गया। करंट आप अगर 5 एम्पियर से 10 एम्पियर कर देंगे, रेसिस्टेंस उससे नहीं चेंज होगा। जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जांपल बताया था F इज इक्वल टू एम ए का, M इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो मतलब ये है कि सॉरी, A इज इक्वल टू एफ बाई एम, मतलब अगर आप मास डबल करेंगे तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये लिख देते हैं कि मास एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन डबल करे तो मास हाफ हो जाएगा, गलत है। ये बॉडी है, ये बॉडी मूव कर रहा है किसी स्पीड से, या हम बात करें कि ये बॉडी के अंदर वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, उसके अंदर एक्सेलरेशन है।
तो क्या एक्सेलरेशन अगर डबल हो जाए, मतलब बॉडी फास्ट मूव कर जाए, तो क्या इसका मास आधा हो जाएगा? ये पहले 5 kg का था, अब 2.5 kg का हो जाएगा? नेवर। तो ये बात ध्यान रखना है, नहीं तो आप करते वही है, इनवर्स टू लिख देते हैं और बड़ा प्यार से मासूमियत के साथ कहते हैं सर बताए थे। देखो हम नहीं बताए हैं, ऐसा हम रिपीट कर करके बार बार बोल रहे हैं। ओम्स लॉ का ग्राफ स्केच कर लिए हम लोग, और दिस वाज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। साथ ही साथ हम लोग ये डिस्कस कर दिए कि इलेक्ट्रिक करंट 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब आगे जो है वो ये है कि आप कंबाइन करेंगे रेसिस्टर्स को, ग्रुप्ड करेंगे रेसिस्टेंस को। मींस एक से ज्यादा अगर रेसिस्टेंस है तो या तो आप ऐसे कर दो सीरीज कॉम्बिनेशन, या फिर आप ऐसे कंबाइन कर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन, या ऐसे कंबाइन कर दो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो ये 3 टाइप्स हैं ग्रुपिंग के। कई बार हम लोग कॉमनली 2 ही बोलते हैं क्योंकि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन तीसरा है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे हो कि एक का एंड जो है, अगर ये हेड है और ये टेल है, तो पहले का जो टेल है दूसरे के हेड से मिल रहा है, और दूसरे का जो टेल है वो तीसरे के हेड से मिल रहा है, और इस तरीके से हम लोग कंबाइन किए हैं। जबकि यहां पे हम लोग क्या किए कि सारे ही हेड को एक तरफ ला दिए और सारे टेल को एक तरफ ला दिए, और पैरेलल में दोनों का मिक्सचर है, मतलब कि वो सीरीज भी है और पैरेलल भी है। यहां पे जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन होता है, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन होता है। सो ये रिलेशनशिप है। सवाल ये है कि हम रेसिस्टेंस को कंबाइन करेंगे ही क्यों? बताइए आंसर, बताओ बच्चा। अमरनाथ, आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपके नेट में प्रॉब्लम है? आप व्हाट्सएप कर दो आंसर अपना। कोई और बताइए। हम लोग किसी भी 2 या 3 रेसिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों कंबाइन करते हैं? कोई नहीं बता सकता? Why we connect 2 or more resistors in series combination? क्यों कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में? Increases resistance, to increase the value of resistance। तो अगर आप सब सही बता रहे हैं कि ये सारे जो कनेक्ट हो रहे हैं R1, R2, R3, अगर आप किसी एग्जाम्पल सपोज करो 2 ही फिलहाल लेते हैं, तो R1 और R2 को अगर आप ले लिए तो R इक्विवेलेंट आपके पास होगा R1 प्लस R2। सपोज किया जाए ये 2 ओम था और ये भी 2 ओम था, तो 2 प्लस 2 मिलके हो गए 4 ओम। तो आप देखो एक इंडिविजुअल R1 का वैल्यू 2 ही ओम था, लेकिन जब आप कंबाइन किए तो इसका वैल्यू आ गया 4 ओम। इसका यह मतलब है कि रेसिस्टेंस जो हुआ वो इंक्रीज हुआ। और सेम काम अगर आप पैरेलल में कर जाओ 2 ही ओम का, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, और अब आप 1/R इक्विवेलेंट निकालो तो 1/2 प्लस 1/2 1 ओम आएगा। R इक्विवेलेंट का वैल्यू आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो अब यहां पे पहले से ये 2 ओम था, अब इसका 1 ओम हो गया। इसका मतलब साफ है कि इसका वैल्यू जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिफरेंस है और यही इंपॉर्टेंस है। जब कभी हमें किसी सर्किट का रेसिस्टेंस इंक्रीज करना होता है, हम रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और नॉट ओनली अबाउट रेसिस्टर, आपको बल्ब लेते हैं, आप फैन लेते हैं, आप ट्यूबलाइट लेते हैं, हर बॉडी में रेसिस्टेंस है। आपको बताया गया था ना, वायर का अपना रेसिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को भी घर में अगर हमें रेसिस्टेंस बढ़ाने की जरूरत होगी तो हम उन्हें क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। और अगर उनके रेसिस्टेंस को घटाने की जरूरत होगी हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। और यही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ते हैं कि क्यों पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है घर के जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हैं उनको, मींस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो फिलहाल रेसिस्टेंस का यही फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन आपकी कॉपी में ऑलरेडी किया हुआ है। तो इन रिवीजन क्लासेस को हम स्किप कर दे रहे हैं कि बताने की जरूरत है।
करना कुछ नहीं होता है, V इज इक्वल टू आई आर के हेल्प से आप सीरीज कर लेते हैं और I इज इक्वल टू V बाई आर के हेल्प से आप पैरेलल कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग होता है, V1 V2 V3 और यहाँ पे I1 I2 I3 होता है। अगर डाउट होगा तो आप मेरे को बताइए व्हाट्सएप पे, हम अलग से आपको बता देंगे, अदरवाइज आपके कॉपी में तो लिखा हुआ है ही। और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग किए हैं, आगे आपको शीट मिलेगा तो उस पर भी और सारा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इसके बाद घर में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा, उसमें जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, लाइक फैन लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, रेफ्रिजरेटर लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, और ये सब वो डिवाइसेज है जो हम गरीब लोगों की बात है, एक एसी लगा लिए, एक फ्रीज लगा लिए, ऐसा करके। आपके यहाँ तो मतलब एक ही किचन में अगर 4 कोना है तो 4 अलग अलग कोना पे 4 अलग अलग फ्रीज आप लगाते होंगे कि मम्मी अगर यहाँ पे किचन का ये चूल्हा है, यहाँ पे वो रखा हुआ है एलपीजी, तो उतना दूर क्यों चल के जाएगी यहीं पे। या फिर आप ऐसा करके रखे होंगे कि एक फ्रीज है उसमें सिर्फ दूध रखते होंगे, एक फ्रीज में फिर फ्रूट रखते होंगे, फिर एक फ्रीज में खाली पानी रखते होंगे और एक में कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये सब रखते होंगे आप। तो क्या है ना कि चाहे 10 रेफ्रिजरेटर हो या 5 हो या 50 हो, जो भी हो, सर्किट होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात हो रही है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो है उसमें 150 भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट ही है। फिलहाल हम जो सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं किस में करना चाहिए, सपोज ये एक बल्ब है, ये ट्यूबलाइट, ये फैन और ये कुछ और आगे, तो क्या हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या सबको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। पैरेलल में करना चाहिए, सारे लोग का आंसर पैरेलल ही है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, सीबीएसई का फेवरेट पार्ट है ये। सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है, इनफैक्ट आपके स्कूल एग्जाम में भी आता है, विच इज प्रिफरेबल इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और आपका आंसर होता है पैरेलल। लेकिन जैसे ही आप पैरेलल बोल देते हैं, आपके दिमाग में यह आइडिया होना चाहिए कि पैरेलल ही क्यों, यानी क्या डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के और क्या एडवांटेजेस है पैरेलल कॉम्बिनेशन के। आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखिएगा, मैं बस कंपैरेटिवली समझाने के लिए ये एक टेबल का हेल्प ले रहा हूं और मैं आपको ये समझा रहा हूं कि क्या क्या नुकसान है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं और क्या क्या फायदे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो वही आ जाती है कि अगर आप सीरीज में सारे एप्लायंसेस को ऐसे ऐसे कनेक्ट करके रखे हैं तो इसके पास एक ही स्विच होगा, आप स्विच ऑन किए तो सारा चलना शुरू और स्विच ऑफ किए तो सारा बंद हो गया। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, देयर इज ओनली वन स्विच, इफ वन स्टार्ट्स वर्किंग अदर्स वर्क एंड इफ वन स्टॉप्स वर्किंग अदर्स डू नॉट वर्क। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सेपरेट स्विच होता है, ठीक है, जैसा आपके घर में होता है कि आपको अगर फैन की जरूरत है, जैसे अगर आप इसी को पैरेलल की बात करें तो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना, इधर फैन लगा दिए, बल्ब लगा दिए, ट्यूबलाइट लगा दिया, आगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे ना कि ऐसे लगा के रखोगे स्विच, तो ये स्विच अगर आप ऑन करेंगे तो ये फैन चलेगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो ये रेफ्रिजरेटर चलेगा, ये स्विच ऑन करेंगे तो ये पंखा चलेगा। जिसकी जरूरत है वही तो करते हैं हम, जिसकी जरूरत है उसके लिए सेपरेट सेपरेट स्विच होता है। तो एक काम मतलब एक के लिए एक ही स्विच, अलग अलग स्विच होते हैं। आगे है कि इफ वन स्टॉप्स वर्किंग अदर्स ऑल्सो डू नॉट वर्क, क्योंकि ये सीरीज है, अगर आप ऐसे लगा रखे हैं, ऐसे लगा रखे हैं, ऐसे लगा रखे हैं और एक यहां पे बल्ब फ्यूज हो गया तो अब आगे करंट पास करेगा ही नहीं, तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर एक काम नहीं करता है तो अदर्स बड़ा आराम से काम करते हैं, और यही तो हमारे घर में होता है। एक बल्ब फ्यूज होता है तो क्या टीवी भी नहीं चलता है, आराम से चलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि सबका अपना अपना सर्किट होता है। आपको जैसा बताया गया था कि ये अपने आप में पूरा एक सर्किट ही है, ये पूरा उठा के यहाँ से यहाँ तक एक सर्किट है, ये पूरा उठा के यहाँ से यहाँ तक सर्किट है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जहाँ एक के काम करने पर बाकी काम नहीं करते हैं, पैरेलल में एक के काम नहीं करने पर बाकी काम करते रहते हैं। तीसरा डिफरेंस जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे रेसिस्टेंस होता है ज्यादा तो करंट हो जाएगा कम, जो हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन यहां पे रेसिस्टेंस होता है कम तो करंट होगा ज्यादा। और लास्ट डिफरेंस ये है कि यहां पे सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं मिलता है, जबकि यहां पर सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हनुमान मंदिर आप जाते हैं, लड्डू बांट रहे होते हैं, रईस लोग जो बैठे होते हैं हनुमान मंदिर के बाहर,
तो एक को पहले पूरा बड़ा लड्डू देने लगे, फिर आधा आधा तोड़ के, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर लास्ट में एकदम एकदम उसको टुकड़ा मिल रहा होता है। वही चीज होता है यहाँ पे, अगर आप सीरीज में करंट करके रखे हैं तो इसको सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इसको थोड़ा कम, इसको थोड़ा कम, लास्ट वाले को सबसे कम। लेकिन यहाँ पर सब अपने आप में एक पूरा सर्किट है, तो सबका वर्क डन एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का होगा, तो सबको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ये 4 डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 5वां भी आप डाल सकते हैं कि इसमें अगर आप सीरीज में लगा रखे हैं तो आप किसी एक को ऑन किए तो बाकी भी अगर आपका काम करने लगा तो आपका करंट जो हो रहा है उसका वेस्टेज हो रहा है, करंट आपका बर्बाद हो रहा है, जबकि यहाँ पे करंट सेव होता है। तो एक 5वां डिफरेंस ये भी आप डाल सकते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज वेस्टेज ऑफ करंट बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इज नॉट वेस्टेज ऑफ करंट। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं और ये 5 डिफरेंसेस आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपका बहुआ वाला क्वेश्चन आता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट का मतलब होता है किसका? करंट का। तो करंट क्या क्या कर सकता है, मींस करंट फ्लो करा के आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। करंट फ्लो करा के आप 4 चीज कर सकते हैं। फर्स्ट आप कर ये सकते हैं जिसको आप कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। सेकेंड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड है लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फोर्थ है, बताओ बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो मेनली 3 ही होते हैं क्योंकि हीटिंग और लाइटिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो मेनली 3 ही आप बताते हैं, केमिकल, हीटिंग और मैग्नेटिक। तो क्या है ना कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि कहीं भी करंट फ्लो करा के बॉडी में केमिकल चेंज लाया जा सकता है, जैसा सेल में आपको बताया गया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? करंट आप पास कराते हैं, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। क्यों होता है वो सब कुछ हम लोग डिस्कस किए भी हैं, आगे भी करेंगे आज। तो करंट पास करा के हीट प्रोड्यूस किया जाता है। लाइटिंग इफेक्ट, जब ज्यादा एक्सेस करंट प्रोड्यूस होता है तो यही हीट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा बल्ब में होता है पुराने जमाने वाला जो एडिसन का येलो वाला बल्ब होता था, आज हम लोग एलईडी और सीएफएल यूज करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यही हमारा अगला चैप्टर है, जैसे ही न्यूमेरिकल फिनिश होगा इस चैप्टर पर आएंगे और सबसे ज्यादा टाइम इसी चैप्टर पर लगाएंगे, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड ये चैप्टर है और 12th में भी डिटेल में आपको पढ़ना है, तो कुछ कुछ 12th का टॉपिक भी डालेंगे हम लोग। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये सारे जो है वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नेक्स्ट चैप्टर में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या? Whenever current flows through a conductor, it produces heat. This is called heating effect of current. Firstly, this was given by Joule, and what Joule told us that H is equal to I square RT. Actually, Joule told us that H is equal to I square, H is equal to R, H is equal to T. Whenever we increase electric current, the heat produced is also get increased. If we decrease electric current, the heat produced due to electric current also gets decreased. When we increase resistance, heat will also get increased. When we decrease resistance, heat will also get decreased. If we increase time, please remember it is time, not temperature. If we increase time, heat will be increased. If we decrease time, heat will be decreased. If we combine this relation you get, and the derivation of this relation has been also given to you. It is written in your copy, so go through that. And this is heating effect of current. अगर आपसे कहा जाए कि ये कोई बॉडी है और इस बॉडी से आप करंट पास करा रहे हैं, तो इस बॉडी में हीट कहां से आ रहा है? नॉर्मल सी बात है, बॉडी में आप करंट पास कराएंगे यानी इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें भी फ्लो कराना है इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन डज नॉट पार्टिसिपेट क्योंकि वो न्यूक्लियस में स्टेबल है, तो इसके तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही पास करेंगे ना। तो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन था। आप ऐसा करो, इस बॉडी को मैग्नीफाई करके देखो, चाहे कोई भी बॉडी हो, बेसिकली मैं अभी कंडक्टर की बात कर रहा हूं क्योंकि करंट उसी से पास करेगा। तो ये कोई बॉडी है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इधर उधर, सब अपनी मस्ती में है, ठीक है ना, रैंडमली मूव कर रहे हैं इधर उधर। अब आप क्या किए कि इसको कनेक्ट कर दी किसी सर्किट से,
सर्किट से करंट कर दिया तो डायरेक्शन भले ही आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल दिखाते हैं, लेकिन आता तो करंट है भाई, मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको कोशिश करेगा इधर मूव कराने का। अगर ये कोशिश कर रहा है इसको इधर मूव कराने का, तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। मतलब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, मतलब ये करंट वाला इलेक्ट्रॉन और ये बॉडी वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच क्या होगा, कोलिजन होगा। और जहां कोलिजन होता है वहां क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। और जहां फ्रिक्शन होता है क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। किसका, हीट का। कितना आसान है सर, जो मन में आ रहा बोल रहे हैं। ठंड के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ को रब करते हैं एक दूसरे से। हाथ दोनों, ये दोनों हाथ हम लोग रब कर रहे हैं अगर ठंड में, तो हमें ऐसा लगता है कि अब ये हाथ गर्म हो गया है। इनफैक्ट बहुत रगड़ते जाएगा तो आग तक लग सकता है। आग का डिस्कवरी ऐसा ही हुआ है, दो पत्थर को टकरा के आग लगाया जा सकता है। माचिस को, मैचिस स्टिक को आप जो रगड़ते हैं माचिस की डिबिया में, तो आप क्या करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, पार्टिकल्स के बीच कोलिजन अगर होगा तो फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा। सो व्हेनेवर वी कनेक्ट एनी कंडक्टर थ्रू अ सर्किट, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉडी। सो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन देम एंड देयर इज suppose you can write there is collision between them, and due to collision there is friction between them, and due to friction there is production of heat, which is responsible for heating effect of current. So this is the reason behind heating effect of current. What were you saying? क्या कुछ पूछ रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे ना आप, कौन बोल रहा था, कोई डाउट? हाँ जी, नेवर, इम्पॉसिबल। नहीं कराया जा सकता बाबू। प्रोटॉन का ये नेचर ही नहीं कि प्रोटॉन को आप मूव करा दें, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, हाँ तो बताइए ना, ठीक है या नहीं है? ओके ओके ओके। तो यहां तक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो गया। अब हमारे पास 2-3 टॉपिक और रह गया रिवाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, और एक जो आपको 12th का टॉपिक मैंने पढ़ाया था कैपेसिटर। तो एक क्लास और हम आपका लेंगे रिवीजन के लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, और फिर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क टू मी राइट नाउ। एनीवन एल्स? चलिए खत्म करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।